शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का लेक्चर नंबर 5, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, कोलाइड के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया किसके बारे में, उत्प्रेरण के बारे में, अधिशोषण के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, कोलाइड के बारे में। कोलाइड क्या होता है, इसका कितना प्रकार होता है, ठीक है, अवस्था के आधार पर देखेंगे, और इसके आकृति, संगठक कणों के आकृति के आधार पर देखेंगे, आकर्षण बल के आधार पर देखेंगे। कोलाइड वाला जो टॉपिक है इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा एमपी है, ठीक है, और इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 लेक्चर और लगे और उसमें कंप्लीट कर डालें, ठीक है। तो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग किसका, कोलाइड का। कोलाइड किसे कहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन वही आएगा, कोलाइड किसे कहते हैं। हम लोग याद करो, शुरुआत जब किए थे 11वीं का, तो 11वीं में हम लोग एक परिभाषा पढ़ते थे, द्रव्य या पदार्थ किसे कहते हैं। जिसका अनुभव हम लोग अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं उसको द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। फिर हम लोग उसमें समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण ये सब पढ़े थे। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, फिर तत्व, यौगिक, इन सब के बारे में पढ़े थे। उसी टाइम एक वर्ड हम लोग पढ़े थे, विलयन। क्या पढ़े थे, विलयन। याद करो, जब मिश्रण पढ़ाया था तो विलयन के बारे में भी थोड़ा सा हिंट दिया था। विलयन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। क्लियर है ना। मेनली जब ध्यान समझना, एक होता है विलेय जो कि घुलता है, और एक होता है आपका विलायक जो कि क्या करता है, घोलता है, और इन दोनों को मिला करके हमारा क्या बनता था, विलयन। क्या बनता है, विलयन। ऐसा ही अब समझना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तो घुलने वाला पदार्थ रहेगा और एक घोलने वाला पदार्थ रहेगा। एक घुलने वाला पदार्थ रहेगा और एक घोलने वाला पदार्थ रहेगा। उससे जो तुम्हारा, ध्यान समझना, संगठक कणों के आधार पर, यानी कि ये जो विलेय के कणों का आकार है उसके आधार पर हम लोग जो द्रव रहेगा उसको 3 प्रकार से डिवाइड करेंगे। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। सबसे पहला एक तो होता है आपका क्या, विलयन, दूसरा होता है कोलाइड, और एक होता है आपका मिश्रण। क्या होगा, मिश्रण, सॉरी मिश्रण या निलंबन। क्या, निलंबन। ध्यान समझना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो विलेय कण है, ठीक है ना, विलेय कण जो घुलेगा, ठीक है ना, उसके कणों के आकार के आधार पर हम लोग जो द्रव है उसको कितने प्रकार में बांट रहे हैं, 3 प्रकार में। कितने प्रकार में, 3 प्रकार में। सबसे पहला होता है आपका एक विलयन, ठीक है, दूसरा होता है आपका कोलाइड, और तीसरा है आपका क्या, निलंबन। क्या है, निलंबन। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं पृष्ठ रसायन में, जिसमें सबसे पहले उत्प्रेरक पढ़े, दूसरा अधिशोषण, और तीसरा आज शुरुआत कर रहे हैं किसका, कोलाइड का। कोलाइड का कंपेयर करते हैं हम लोग एक बार विलयन के साथ और एक बार निलंबन के साथ। निलंबन मतलब ऐसा समझो, ध्यान समझो, निलंबन मतलब ऐसा है कि कीचड़ वाला पानी है, कीचड़ युक्त पानी है। विलयन मतलब ऐसा समझो कि पानी में क्या घुला हुआ है, आपका शक्कर घुला हुआ है। समझ आया दोनों को एग्जाम्पल। और तीसरा ऐसा देखो कि ये आपका क्या है, गोंद है, गोंद को घोल दिए हैं हम लोग पानी में, ये गोंद है। या फिर ये ऐसा समझो मांड आता है, पसिया, ठीक है, मांड, उसका विलयन। या तो फिर ऐसा समझो कि जो अंडा रहता है, अंडे का जो वाइट वाला पार्ट है, एल्ब्यूमिन बोलते हैं जिसको, अंडे को उबालोगे, उबालने के बाद वाइट वाला पार्ट है, अंदर में तो येलो वाला रहता है, बाहर में वाइट वाला पार्ट है, तो वाइट वाले पार्ट को निकाले एल्ब्यूमिन प्रोटीन को और उसको घोल दिए। समझ आ रहा है। तो उससे जो बनना है विलयन, ठीक है ना, एक प्रकार का जो मिश्रण बना है वो है आपका क्या, कोलाइड। क्या है, कोलाइड। समझ आ रहा है। ये क्या है, शक्कर पानी, ये कीचड़ युक्त पानी, और ये क्या है, तुम्हारा गोंद है। क्या है, गोंद। तीनों में अंतर देख रहे हैं। समझ आ रहा है। मैं उदाहरण को ही लिख दे रहता हूँ। यहाँ पास क्या है, शक्कर पानी है, शक्कर प्लस क्या है, पानी। क्लियर है। दूसरा यहाँ पास उदाहरण में ऐसा कीचड़ युक्त पानी, कीचड़ युक्त पानी, और ये क्या है, आपका गोंद है। क्या है, गोंद। ऐसा समझो। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग देख रहे हैं अंतर। सबसे पहले अंतर देखते हैं हम लोग किसके आधार पर, प्रकृति के आधार पर, कि इसका प्रकृति कैसे रहेगा, ठीक है। याद रखना, तुम लोग आर पार देख सकते हो, विलयन में शक्कर पानी रहता है, ये कांच के ग्लास में उस पानी को रखा हूँ तो इस पार से उस पार दिखता है, मतलब ये कैसा मिश्रण होगा, समांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण होगा, समांगी। तो सबसे पहले तो विलयन का जो प्रकृति रहता है वो क्या होता है, आपका समांगी रहता है, और ये जो कोलाइड रहता है वो होता है आपका विषमांगी। क्या होता है, विषमांगी। गोंद को मैं मान लो भर के रखूंगा तो इस पार से उस पार दिखाई देगा क्या, आसानी से नहीं, यानी अपारदर्शी होगा, और वो कैसा मिश्रण होगा, विषमांगी मिश्रण होगा, तभी तो दिखाई नहीं दे रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं। और ये क्या रहता है, कीचड़ युक्त पानी में देख सकते हो क्या, इस पार से उस पार नहीं, तो ये भी क्या होगा, आपका विषमांगी। तो सबसे पहले प्रकृति क्या है, इसका समांगी, और इसका क्या है, विषमांगी। इसका भी क्या है, विषमांगी। दूसरा देखते हैं कणों का आकार, जो सबसे ज़्यादा एमपी है, और यही तुम्हारे में 1 नंबर का क्वेश्चन बनकर आता है, कणों का आकार। इसका जो कण का आकार रहता है किसका, विलयन का, ठीक है, जिन कणों से मिलकर ये विलयन बना होता है उसका जो आकार रहता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है।
1 नैनोमीटर से क्या होता है, कम। इसका जो आकार रहता है कोलाइड के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य में रहता है। और इसमें कोलाइड कणों का जो आकार रहेगा, ठीक है, वो क्या रहता है 1000 नैनोमीटर से अधिक। 1000 नैनोमीटर से क्या होता है, अधिक होता है। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया कि नहीं? क्या बोल रहा हूँ, कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम, इसमें क्या बोल रहा हूँ 1 से 1000 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर से अधिक। याद हो गया ये दोनों पर? तीसरा देखते हैं इसका क्या, दृश्यता, दिखाई कैसे देता है। सबसे पहले बता डाला हूँ, ये होता है तुम्हारा पारदर्शी होता है। क्या होता है, पारदर्शी। ये होता है अल्प पारदर्शी, धुंधला दिखाई देगा, अल्प पारदर्शी। और ये कैसा होता है तुम्हारा, अपारदर्शी। क्या होता है, अपारदर्शी। ठीक है, कीचड़ युक्त पानी को लोगे गिलास में और इस पार से उस पार देखोगे, देख पाओगे क्या, नहीं, अपारदर्शी होता है। यहाँ तक क्लियर है? चौथा अंतर देखो, ठीक है, क्या बोलना चाहिए, छनन क्षमता। छनन क्षमता देखो, इसमें जो कणों का आकार है, ठीक है ना, वो एकदम ज़्यादा एक दूसरे में एकदम ज़्यादा छोटा है। मान लो इसको मैं छानना चाहूँ, क्लियर है ना, मतलब विलेय और विलायक को क्या करना चाहूँ, अलग करना चाहूँ, क्लियर है, तो क्या अलग कर सकते हैं क्या इसमें, नहीं, ठीक है, यानी कि इसमें छनन क्षमता नहीं होता। क्लियर है, इसमें छनन क्षमता नहीं होता। हाँ, इसमें हो सकता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर है, ठीक है, तो यहाँ पास होगा जरूर, लेकिन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सामान्य विधि द्वारा नहीं, अति सूक्ष्म छनन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, अति सूक्ष्म छनन। तो हाँ, छान तो सकते हो लेकिन बहुत ही बारीकी के साथ, तो इसको बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और यहाँ पास हो सकता है छनन, हो सकता है आसानी से, कीचड़ युक्त पानी है, समझ आ रहे हैं, गाद ऊपर में आ जाएगा ऐसे छानोगे तो जी, और नीचे का चले जाएगा आपका पानी। यहाँ तक क्लियर है? पांचवा देखो अंत, गुरुत्व बल का प्रभाव। गुरुत्व बल का प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ता है कि नहीं। एक गिलास है, गिलास में ऐसा विलयन है, चूंकि ये समांगी मिश्रण है तो नीचे तली में बैठेगा क्या, नहीं, वो तो चारों ओर घुला हुआ है ना, चारों ओर इसके कण क्या है, वितरित है, तो गुरुत्व बल का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। इसमें भी प्रभाव नहीं होता, या होगा भी तो बहुत कम, होगा भी तो बहुत कम। लेकिन कीचड़ के कणों को देखे होगे, कुछ समय बाद वो नीचे तली में आकर के बैठ जाते हैं, तो इसमें गुरुत्व बल का प्रभाव होता है, गुरुत्व बल का प्रभाव होता है। कितना अंतर हो गया, 5 हो गया। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अच्छा, छठवा देखो, स्कंदन। स्कंदन मतलब जैसे कि दूध है, दूध में जैसे ही हम लोग क्या डालते हैं, नींबू डालते हैं, तो वो फट जाता है, समझ आ रहा है कि नहीं, स्कंदित हो जाता है। वो क्या हो जाता है, स्कंदित, मतलब जिन चीज़ों से मिलकर वो बना है उन चीज़ों में क्या हो जाता है, वो विभक्त हो जाता है। क्लियर है कि नहीं, समझ आ रहा है? तो वैसे ही जब विलयन रहता है तो उसमें स्कंदन का क्षमता होता है कि नहीं, तो याद रखना विलयन में स्कंदन का क्षमता नहीं होता, और ना ही निलंबन में स्कंदन का क्षमता होता है। स्कंदन का क्षमता केवल और केवल किसमें पाया जाता है, आपके कोलाइड में। किसमें पाया जाता है, कोलाइड में। यहाँ तक क्लियर है? सातवां देखो, ब्राउनी गति, जिग जैग मोशन जब करते हैं ना, ध्यान से समझना, ब्राउनी गति के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। एक ब्राउनी गति पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे टिंडल प्रभाव। क्या पढ़ेंगे, टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट करके 10वीं या 9वीं में भी पढ़े रहे होगे एक बार, ठीक है। जिन लोग अच्छे खासे स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे साइंस, तो टिंडल प्रभाव वगैरह पढ़े होंगे। या ब्राउनी गति किसे कहते हैं, ब्राउनी गति क्या होता है, अवयवीकरण जब, ध्यान समझना, कोई पात्र में गति कर रहे हैं, मान लो एक पात्र बनाया हूँ मैं, ध्यान से समझने का कोशिश करें, ठीक है, ध्यान देते। एक पात्र है, पात्र में ऐसा अवयवीकरण है, ठीक है, तो वो क्या करता है, ऐसा जिग जैग मोशन करता है, इधर से इधर जाएगा, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, समझ रहे हो ना। तो ये जो जिग जैग मोशन होता है उसको बोलते हैं ब्राउनी गति। विलयन के कण ब्राउनी गति नहीं करते, नहीं निलंबन के कण ब्राउनी गति करते, केवल और केवल कौन करता है, आपका कोलाइड। कौन करता है ब्राउनी गति, कोलाइड। यहाँ तक समझ आया? अच्छा, टिंडल प्रभाव ये भी शो नहीं करता, ये भी शो नहीं करता, केवल और केवल कौन शो करते हैं, आपके कोलाइड। कौन करते हैं शो, कोलाइड। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, ठीक है। अच्छा, इसमें दृश्यता का गुण देखो, और गुण बता देता हूँ, 9वां है आपका दृश्यता। अति सूक्ष्मदर्शी से भी देखोगे तो विलेय और विलायक के कणों को एकदम स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते, यानी कि इसमें दृश्यता नहीं होती है। क्लियर है ना? हाँ, यानी कि केवल और केवल यदि देखोगे भी तो अति सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देगा, अति सूक्ष्मदर्शी से। ये सामान्य सूक्ष्मदर्शी से दिख सकता है, समझ रहे हो ना। और ये
सामान्य आंखों से देख सकते हो, बाहर से ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि हाँ इसमें ये घुला है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये अति सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हो इसको केवल और केवल, इसको सूक्ष्मदर्शी से और इसको सामान्य आंखों से देख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? जैसे उदाहरण दे दिया हूँ आपका शक्कर प्लस पानी या जल प्लस नमक, या फिर यहाँ पास क्या उदाहरण दिया हूँ आपको, गोंद का दिया हूँ। क्लियर है ना? या जल प्लस स्टार्च कर भर सकते हो, पसिया जी। ठीक है, और तीसरा है आपका क्या, कीचड़ युक्त पानी। ठीक है, या जल प्लस मिट्टी करके लिख सकते हो। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आया? तो हम लोग क्या देख लिए कि आपका विलयन, कोलाइड और निलंबन में क्या अंतर है। ठीक है, कोलाइड विज्ञान का जनक बोला जाता है ग्राहम नामक वैज्ञानिक को। किसको? ग्राहम नामक वैज्ञानिक को। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? तो कोलाइड का जब परिभाषा देना रहेगा तो कैसे बोलोगे? कोलाइड एक प्रकार का, ध्यान से समझना, कोलाइड एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है तथा यह अल्प पारदर्शी होता है। खत्म परिभाषा। समझ आ रहा है कि नहीं? कोलाइड एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है, जिसमें कणों का आकार, अवयवी कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है तथा यह अल्प पारदर्शी होता है। यह स्कंदन, ब्राउनी गति, टिंडल इफेक्ट को शो करता है। क्लियर है? उतना भी डिटेल देने की जरूरत नहीं है, ये 3 चीज़ को ही लेकर के परिभाषा दे सकते हो। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा इनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य में होता है। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? आगे बढ़ जाएं तो कोलाइड का परिभाषा लिखोगे तो जान डाले ना, कोलाइड एक प्रकार का कैसा तंत्र है? विषमांगी तंत्र है। कैसा तंत्र है आपका? विषमांगी तंत्र है। ठीक है, जिसमें कणों का आकार कितना होता है आपका? 1 नैनोमीटर से कितना? 1000 नैनोमीटर के मध्य, इतना ही होता है। क्लियर है ना? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य। अब ध्यान से समझना, ठीक है, जैसे विलयन में 2 चीज़ होता है, एक होता है आपका विलेय और एक होता है आपका क्या? विलायक। एक होता है विलेय और एक होता है आपका विलायक। विलेय जो कि कम मात्रा में होता है और विलायक जो कि अधिक मात्रा में होता है। क्लियर है? या ऐसे लिख सकते हो, विलेय जो घुलता है, विलेय जो घुलता है और विलायक जो घोलता है। जैसे कि शक्कर है, वो क्या है आपका? विलेय है, और विलायक कौन है? जल। तो शक्कर घुलेगा और जल उसको घोलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वैसे ही कोलाइड जब रहता है तो उसमें भी 2 चीज़ रहता है। एक तो होता है आपका परिक्षिप्त प्रवस्था और दूसरा होता है आपका परिक्षेपण माध्यम। क्या होता है? परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रवस्था जिसकी मात्रा क्या हो? कम हो, और परिक्षेपण माध्यम जिसका मात्रा क्या हो? अधिक हो, जो घुलता हो और जो घोलता हो। समझ आया कि नहीं? यानी कि इन दोनों का कंपेयर कर सकते हो तुम लोग, ऐसा। समझ आया? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो एक होता है परिक्षिप्त प्रवस्था, ठीक है, और एक होता है परिक्षेपण माध्यम। इसमें विलेय कणों की अवस्था को ही हम लोग क्या बोलते हैं? परिक्षिप्त प्रवस्था। और जो तुम्हारा विलायक रहता है उसको क्या बोलते हैं? परिक्षेपण माध्यम। जैसे मैं स्टार्च को लिया, वो कम मात्रा में है और जल क्या है आपका? अधिक मात्रा में, स्टार्च प्लस जल। समझ आया कि नहीं? तो इसको विलेय बोलते हैं और इसको विलायक। तो अब इसको क्या बोल रहा हूँ? कोलाइड में परिक्षिप्त प्रवस्था और इसको परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम। क्लियर है? जैसे गोल्ड का कोलाइडी विलयन बनाते हैं, सोना रहेगा उसको पानी में घोलते हैं, गोल्ड का कोलाइडी विलयन बनता है। जैसे स्टार्च और जल का बन गया आपका। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये हो गया आपका उदाहरण ना, क्या होता है परिक्षिप्त प्रवस्था और क्या होता है परिक्षेपण माध्यम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, कोलाइड विज्ञान का जनक किसको बोलते हैं बोला हूँ मैं? थॉमस ग्राहम को। किसको? थॉमस ग्राहम को इसका जनक बोला जाता है ना, थॉमस ग्राहम नामक वैज्ञानिक को। क्लियर है? और कोलाइड जो रहता है गोंद जैसा पदार्थ रहता है। कैसा? गोंद जैसा पदार्थ को कोलाइड बोला गया है। ये परिभाषा याद रखना। क्लियर है? तो क्या लिखोगे कोलाइड के बारे में? ध्यान समझना, ठीक है, ध्यान दो। कोलाइड गोंद जैसे पदार्थ होते हैं। कोलाइड विज्ञान का जनक थॉमस ग्राहम को कहा जाता है। कोलाइड विषमांगी तंत्र के होते हैं या विषमांगी प्रकृति के होते हैं, जिनमें अवयवी कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य में होता है। क्लियर है? यह 2 चीज़ों से मिलकर बना रहता है, एक तो परिक्षिप्त प्रवस्था और दूसरा परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रवस्था कणों की प्रवस्था है और परिक्षेपण माध्यम
विलायक की प्रवस्था है। क्लियर है ना। विलायक को हम लोग क्या बोलते हैं, परिक्षेपण माध्यम। उदाहरण में लिख सकते हो जैसे कि स्टार्च है वो परिक्षिप्त प्रवस्था जो घुलेगा, और जो घोलेगा वो क्या है, परिक्षेपण माध्यम। समझ आया कि नहीं इतना, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ जाए। अब हम लोग हेडिंग डालो कोलाइड तंत्र के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, कोलाइड तंत्र के प्रकार भौतिक अवस्था के आधार पर। सबसे पहले किसके आधार पर पढ़ रहे हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर। कोलाइड तंत्र के प्रकार, भौतिक अवस्था के आधार पर। किसके आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइड तंत्र कितने प्रकार का होता है, 8 प्रकार का। हमारे माइंड में क्या चलेगा, 9 प्रकार का होगा। कैसे, देखो तुम लोग जानते हो 3 अवस्था होता है पदार्थ का, एक होता है ठोस, द्रव और एक होता है आपका गैस। मान लो इसको मैं मानता हूं परिक्षिप्त प्रवस्था। क्या मानते हैं, परिक्षिप्त प्रवस्था। और इसको मानते हैं परिक्षेपण माध्यम। क्या मानते हैं, परिक्षेपण माध्यम। एक होगा परिक्षिप्त प्रवस्था और एक होगा परिक्षेपण माध्यम। कोई ठोस है, उसको मैं किस में घोल सकता हूँ, ठोस को ठोस में, ठोस को द्रव में, ठोस को गैस में। समझ आ रहा है कि नहीं, ध्यान से समझो। ये एक ठोस है, इसको मैं किस में ध्यान से समझने का कोशिश करो, कैसे बताऊँ। ठोस द्रव गैस है, इसको मान लो मैं किस में, ठोस को ठोस में, द्रव है उसको ठोस में, और इसको भी ठोस में। ऐसा समझ आया। फिर 3 ठोक लेता हूँ, एक हो गया ठोस, एक हो गया द्रव और एक हो गया आपका गैस। इसको किस में घोलूँगा, ठोस हो गया, द्रव में और ये भी द्रव में। क्लियर है ना। एक बार कोई ठोस को द्रव में घोलूँ, द्रव को द्रव में, या गैस को द्रव में। समझ आ रहा है ना, ध्यान से समझना, कंडीशन एकदम समझ आते जाएगा, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। पदार्थ का कितना अवस्था है, 3, ठोस, द्रव और गैस। एक ठोस है, उसको ठोस में भी मैं घोल सकता हूँ, उस ठोस को मैं द्रव में भी, यदि ठोस को द्रव में भी, और वो ठोस रहेगा उसको गैस में भी। 3 अवस्था में कर सकता हूँ ना, तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। समझ आ रहा है, कितना अवस्था बन सकता है, 9। अब ध्यान देना ना, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस। एक और कर देते हैं, क्या आपका आ जाएगा, क्या, ठोस द्रव और गैस। तो यहाँ पास एक आ जाएगा ये गैस, गैस और ये भी गैस। आप ध्यान समझना ना, असल में दिक्कत क्या आता है, गैस और गैस जब आपस में मिलेगा तो समांगी मिश्रण बना देगा। सेम टू सेम ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस यहाँ पास है, क्या एकदम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो, क्या नहीं ना। समझ आ रहा है कि नहीं। तो समांगी मिश्रण है। और कोलाइड तंत्र का सबसे पहला परिभाषा क्या था, क्या होता है ये, विषमांगी। क्या होता है, विषमांगी। इस कारण क्या गैस गैस वाला बन सकता है, क्या नहीं। तो ये गैस गैस वाला हटा दो। समझ आया अब। तो कितने प्रकार का रहता है कोलाइड तंत्र, 8 प्रकार का। कितने प्रकार का, 8 प्रकार का। ठोस का ठोस के साथ, ठोस का द्रव के साथ, ठोस का गैस के साथ। क्लियर है। फिर द्रव का ठोस के साथ, द्रव का द्रव के साथ, और द्रव का फिर गैस के साथ। क्लियर है, समझ आ रहा है कि नहीं। ये ठोस है, द्रव है और गैस है। तो इस एक ठोस का, ठोस के साथ, द्रव के साथ और गैस के साथ। क्लियर है, 3 हो गया। फिर इस द्रव का, एक ठोस के साथ, फिर एक द्रव के साथ और एक गैस के साथ। फिर ये गैस है, इसका एक ठोस के साथ, एक द्रव के साथ और एक गैस के साथ। अब मैं क्या बोला हूँ, गैस और गैस समांगी आ जाएगा कहानी, इस कारण उसको क्या कर दिए, छोड़ दिए। समझ आया, क्लियर है। तो कितने प्रकार का होता है ये, 8 प्रकार। कितने प्रकार का, 8 प्रकार का। अब ध्यान से समझना ना, एग्जाम्पल देखो, ठोस और ठोस, ठीक है ना, ध्यान से समझना। मैं कैसे बता रहा हूँ, एक ठोस है, ठीक है, और वो किस में घुला हुआ है, आपका एक दूसरा ठोस में। तो उसमें जो बनता है सॉल्व, कोलाइड को सॉल्व बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ठोस का ठोस में ठोस सॉल्व। क्या बोलते हैं, ठोस सॉल्व। कोलाइड को हम लोग वर्ड देते हैं सॉल्व। क्या वर्ड देते हैं, सॉल्व। तो ठोस का ठोस सॉल्व बनता है, और उदाहरण दिया जाता है रूबी कांच। एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल मोस्ट टाइम पे है। ठोस, ध्यान देना, एक ठोस है, उसको ठोस में ही मिला करके कोई नया कोलाइड बनाया गया, तो उसको बोलते हैं ठोस सॉल्व। क्या बोलते हैं, ठोस सॉल्व। और उदाहरण दिया जाता है रूबी कांच, रूबी ग्लास बोलते हो जिसको। ग्लास का एक वैरायटी क्या है आपका, रूबी ग्लास। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं।
ठीक है। जब ठोस को ठोस के साथ मिला करके कोलाइड बनाया जाता है उसको ठोस सॉल्व बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या दे दिया, रूबी ग्लास। दूसरा देखो, द्रव है उसको ठोस में घोले हो, द्रव है उसको किस में घोले हो तुम लोग, ठोस में। अब ध्यान से समझना, मतलब ठोस का मात्रा ज़्यादा है और द्रव का मात्रा क्या है आपका, कम है। ध्यान से समझना, आपका द्रव है और दूसरा क्या है आपका, ठोस है। तो ऐसा समझो कि ठोस का मात्रा क्या है बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा है, और द्रव का मात्रा क्या है, कम। एग्जाम्पल रखो तुम लोग पनीर, पनीर में हल्का सा फ्लूइडिटी रहता है, इसी कारण तल, या जेली बोलते हो, जेली, जेली में पानी कम है और ठोस अवस्था क्या है, ज़्यादा। मतलब ऐसा समझो कि ठोस में पानी को डाले हो तुम लोग, ठोस में किसको डाले हो, पानी को। समझ आ रहा है? तो इसको हम लोग बोलते हैं, जब द्रव को ठोस में, तो इसको अवस्था का नाम क्या देते हैं, जेली। क्या बोलते हैं इसको, जेली। ठीक है ना, द्रव है उसको किस में डाले हैं, ठोस में, तो इसको बोलेंगे जेली। और उदाहरण में लिखना पनीर है, मक्खन है, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। या और किसको कर सकते हैं, गूथा हुआ आटा रहता है, आटा री, आटा में ठोस का मात्रा ज़्यादा है, इसका परिक्षेपण माध्यम का मात्रा क्या रहता है, ज़्यादा जी, और इसका मात्रा क्या रहता है, कम। तो तुम लोग दिमाग लगाओ ना, ठोस का मात्रा यदि ज़्यादा है और द्रव का मात्रा क्या है, कम, आटा का मात्रा ज़्यादा और पानी का मात्रा कम। समझ आ रहा है? तो गूथा हुआ आटा भी लिख सकते हो क्या यहाँ पास, गूथा हुआ आटा। समझ आया, क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट देखो, गैस है उसको ठोस में घोले हो, गैस है उसको हम लोग किस में घोले हैं, ठोस में। एक मिनट ना, गैस है उसको हम लोग किस में घोले हैं आपका, ठोस में। एक मिनट, ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, गैस है उसको हम लोग ठोस में घोले हैं। ठीक है, गैस है उसको ठोस में घोले हैं। एग्जाम्पल जैसे कि समझना, कैसे बताऊँ एग्जाम्पल, चलो इसको छोड़ो, पहले तो ठोस है उसको द्रव में घोलो, गोल्ड, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल सॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल। यानी कि नॉर्मली तुम लोग देखे ना, मैं क्या बोला था, सोना है, सोना को जल में घोल दिया। समझ आ रहा है ना, सोना है उसको क्या कर दिया मैं, जल में घोल दिया, तो उसको बोलते हैं गोल्ड सॉल। क्या बोलते हैं, गोल्ड सॉल। तो ठोस है वो द्रव है उसको किस में घोल दिया, गोल्ड सॉल। एग्जाम्पल क्या याद रखना है तुमको, गोल्ड सॉल। अच्छा ये देखो, तो द्रव और द्रव जब आपस में घुलता है, कौन कौन सा बोल रहा हूँ मैं, द्रव और द्रव, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ध्यान से समझना, पायस। क्या बोलते हैं, पायस। जैसे तेल में जल मिलना, तेल प्लस जल। उदाहरण समझो तुम लोग दूध का, दूध में वसा रहता है, समझ आ रहा है कि नहीं, दूध में फैट रहता है जी। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिख सकते हो तुम लोग, द्रव में द्रव का दूध, किसको लिख सकते हो, दूध का। अच्छा, गैस और द्रव का देखो, तो गैस और द्रव, द्रव ज़्यादा मात्रा में, गैस कम मात्रा में। जितने अभी स्प्राइट कोको कोला पीते हो वही है एग्जाम्पल, द्रव रहता है उसमें गैस घुला रहता है, तभी तो जैसे ही ढक्कन खोल के तुरंत गैस बाहर निकलता है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो एग्जाम्पल में ये आ जाएगा आपके स्प्राइट वगैरह। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, उसके बाद देखो, तो ठोस है वो किस में घुला हुआ है आपका, गैस में। ठोस है वो गैस में घुला हुआ है, तो इसको कैसे जानोगे, हमारा वायुमंडल में बहुत सारे गैस हैं और धूल के कण इधर उधर हो रहे हैं, धूल के कण इधर उधर बिखरे हुए हैं, मतलब धूल के कण का यानी ठोस जो है उसकी मात्रा क्या है, कम, और इसका मात्रा क्या है, ज़्यादा। तो यहाँ पास क्या लिख सकते हो, धूल के कण। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो, धूल के कण। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अच्छा, द्रव है उसको गैस में घोले हुए हो, यानी गैस का मात्रा ज़्यादा है और द्रव का मात्रा क्या है, कम। तो यहाँ पर देखो, अभी बहुत ज़्यादा उमस लग रहा है, जलवाष्प, मतलब गर्मी ज़्यादा है, ऐसा समझो, ध्यान से समझना। गैस है वायुमंडल में बहुत ज़्यादा और उसमें हल्का हल्का पानी मिला हुआ है, मतलब जलवाष्प। क्या है आपका, जलवाष्प। तो जलवाष्प इसका उदाहरण आ जाएगा आपका। समझ आ रहा है कि नहीं? तो एग्जाम्पल अपने डेली लाइफ से लेना, वो इतना ज़्यादा एमपी नहीं है कि हाँ यहीं से आपको पूछ देगा, ऐसा वाला कहानी नहीं है। एक बार फ्लो चार्ट है उसको देख लो, चार्ट है, चार्ट को समझ लो। जैसे इसको देखो, ठीक है, ध्यान देना इसमें। ठीक, जैसे देखो, ये परिक्षिप्त प्रवस्था है, ये परिक्षेपण माध्यम है, ये कोलाइड को क्या बोलते हैं और उसका एग्जाम्पल दिया है। जैसे कोई ठोस है, ध्यान से समझना, इधर ध्यान दो जी, इधर कोई ठोस है उसको मैं किस में घोला, द्रव में। ठोस को किस में घोला हूँ, द्रव में, तो उसको नॉर्मल सॉल्व बोलते हैं। ठोस को जब मैं द्रव में घोला हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पास ऑरम लिया, गोल्ड लिया, उसको पानी में घोला, तो उसको क्या बोलूँगा मैं, गोल्ड सॉल्व। क्या बोलूँगा, गोल्ड सॉल्व। समझ आ रहा है कि नहीं? स्टार्च लिया,
और उसको जल में घोला, स्टार्च मान लो ठोस अवस्था में, ठीक है, जल है आपका लिक्विड अवस्था, द्रव अवस्था में जी, तो उसको क्या बोलूँगा, स्टार्च सॉल्ट। क्या बोलूँगा, स्टार्च सॉल्ट, सॉल्ट बोलते हैं नॉर्मल। क्लियर है ना। दूसरा देखो, द्रव को मैं किस में घोल रहा हूँ, द्रव में। जब द्रव को द्रव में घोलते हैं तो उसको बोलते हैं पायस। क्या बोलते हैं, पायस। ठीक है, एग्जाम्पल क्या दिया मैं, दूध का, अभी बताया था ना मैं। अच्छा, उसके बाद देखो गैस है, उसको किस में घोले हैं, द्रव में, मतलब द्रव का मात्रा ज़्यादा है और गैस का मात्रा क्या है, कम। तो एग्जाम्पल देखो, झाग या फोम बोलते हैं उसको, FOAM, झाग या फोम, जैसे साबुन का झाग है, ठीक है। यहाँ पास देखो द्रव है, पानी है, पानी में झाग रही, और ये झाग क्या है आपका, गैस ही तो है। समझ आ रहा है कि नहीं। उसके बाद देखो ठोस का ठोस में विलयन, तो ठोस सॉल्ट, रूबी कांच बोला था मैं अभी, ठीक है। वैसे ही देखो द्रव है, उसका ठोस में विलयन, द्रव का किस में, ठोस में, यानी कि ठोस का मात्रा ज़्यादा और द्रव का मात्रा कम। तो उदाहरण क्या बोला था, जेली, ठीक है। और उसके अंतर्गत उदाहरण लिख सकते हो पनीर का, मक्खन का, ये सब। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पास गलत किया है ना, गैस का गैस लिख दिया है, ये ऐसा, ठीक है। ये यहाँ पास अवस्था है गैस, और इसको रखें हम लोग क्या, ठोस है। क्या है, ठोस, मतलब गैस का मात्रा कम है और ठोस का मात्रा क्या है, ज़्यादा। डबल रोटी एग्जाम्पल, ठीक है। डबल रोटी में क्या रहता है, गैस रहता है और वो ठोस है, गैस प्लस ठोस, CO2 निकलता है, इस कारण वो फूलता है ना, डबल रोटी। तो ध्यान देना, इसको बोलते हैं ठोस फेन। क्या बोलते हैं, ठोस फेन, डबल रोटी एग्जाम्पल। ठोस का गैस में मिश्रण, मतलब गैस का मात्रा ज़्यादा और ठोस का मात्रा कम है। जैसे अपने वायुमंडल में छोटे छोटे कण घूम रहे हैं और ये गैस का मात्रा क्या है, वायुमंडल में बहुत ज़्यादा है, तो क्या हो गया, ठोस एरोसॉल, ठीक है। धुआं हो गया, धुंध हो गया, कोहरा हो गया, धूल के कण हो गया। क्लियर है। उसके बाद द्रव है, वो कम मात्रा में और गैस क्या है, ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं द्रव एरोसॉल। जैसे बादल है, कोहरा है, बादल में क्या रहता है, गैस ज़्यादा रहता है और द्रव का मात्रा क्या रहता है, कम, तभी तो हल्का है, तो इधर से एक जगह से दूसरी जगह बादल चले जाता है। क्या समझ आ रहा है कि नहीं। कितना प्रकार का होता है ये, 8 प्रकार। कितना प्रकार का, 8 प्रकार। गैस का गैस में क्यों नहीं लिए, क्योंकि क्या हो जाता है, वो समांगी, और बाकी सब क्या होता है, विषमांगी। एक बार घर जाना, प्रॉपर ध्यान देकर के एक बार और समझना। परिक्षिप्त प्रवस्था जो रहता है वो कम मात्रा में रहता है, जो घुलता है, और परिक्षेपण माध्यम जो अधिक मात्रा में रहता है, जो घोलता है। समझ आ रहा है कि नहीं। एग्जाम्पल से क्लियर होते जाएगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाते जाना। यदि पानी का मात्रा ज़्यादा है और ठोस का मात्रा कम है तो पानी का विलयन है, और ठोस का मात्रा ज़्यादा है और पानी का मात्रा कम है तो ठोस का विलयन है। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर हो रहा है ये माइंड में, समझ आया। एक ठोस है, उसको द्रव में एक बार डाले, ठोस में डाले और एक बार गैस में डाले, फिर द्रव है उसको ठोस में डाले, द्रव में डाले और गैस में, फिर गैस ले उसको ठोस में डाले, द्रव में और गैस में। लेकिन गैस गैस वाला कहानी नहीं होता। एक बार ध्यान देना, सब क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़े क्या, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कोलाइड का वर्गीकरण। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कोलाइड तंत्र के प्रकार, अब पढ़ेंगे क्या, कोलाइड का वर्गीकरण। कोलाइड का जो वर्गीकरण रहता है वो अलग अलग आधार पर किया गया है। एक मिनट, इसको मैं हटा देता हूँ ना। कोलाइड का वर्गीकरण पढ़ते हैं ना हम लोग, ठीक। ये देखो, ध्यान से समझना, कोलाइड का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट में बनाते रहूँ, उससे अच्छा है कि मैं कॉपी करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद उसका डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके, ध्यान देना, ठीक। ध्यान दो इधर, कोलाइड का हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, अब वर्गीकरण। कोलाइड का जो वर्गीकरण रहता है, ध्यान से समझना, अलग अलग आधार पर किया जाता है ना। सबसे पहला जो वर्गीकरण है, ठीक है, कोलाइड का जो सबसे पहला वर्गीकरण है, ध्यान दो इधर, ठीक है। कोलाइड का जो सबसे पहला वर्गीकरण है वो परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर है। परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति, परिक्षेपण माध्यम मतलब जिसमें घुलेगा, जिसमें क्या होगा, घुलेगा, उसके आधार पर। मान लो कोई पदार्थ है वो पानी में घुलता है, किसमें घुलता है, पानी में, तो उसको बोलेंगे हाइड्रोसॉल। क्या बोलेंगे, हाइड्रोसॉल। मान लो वो तुम्हारा एयर में घुलता है, वायु में घुलता है, तो एरोसॉल। क्या बोलोगे, एरोसॉल। मान लो बेंजीन में घुला तो क्या बोलोगे, बेंजोसॉल। ईथर में घुला तो इथेरोसॉल, एल्कोहल में घुला तो एल्कोसॉल। समझ आ रहा है कि नहीं, मतलब किस में घुलता है उसके आधार पर जब हम वर्गीकरण करते हैं। समझ आ रहा है विकास, ठीक है। परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर कि ये जो परिक्षेपण माध्यम है वो कौन सा चीज है। यदि पानी होगा तो हाइड्रोसॉल, एल्कोहल है तो एल्कोसॉल, बेंजीन है तो बेंजोसॉल। समझ आ रहा है, तो इस आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। क्लियर। दूसरा देखते हैं आकर्षण बल के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर, आकर्षण बल के आधार पर।
आकर्षण बल के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक होता है द्रव स्नेही तंत्र और एक होता है द्रव विरोधी तंत्र। इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, ठीक, या इसी को बोलते हैं लायोफिलिक। क्या बोलते हैं? लायोफिलिक। और इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक या लायोफोबिक, लायोफोबिक, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ईएमपी पूरा वर्गीकरण में सबसे ज़्यादा यही है, और इसी में अंतर आता है, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर लिखिए करके, एकदम श्योर रहता है, हर पेपर में आता है, हर टेस्ट में आता है। क्लियर है? तो इसको एकदम ज़्यादा डिटेल पढ़ना है, ये तो टाइम पास है ना, परिक्षेपण माध्यम जो रहेगा उसके आधार पर वर्गीकरण कर दिया। दूसरा ये आकर्षण बल के आधार पर, किसमें आकर्षण बल ज़्यादा होता है और किसमें आकर्षण बल कम होता है, क्लियर है, उसके आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। तीसरा होता है आवेश के आधार पर। मान लो मैं कोई कोलाइड कण को घोला पानी में, ठीक है ना, तो घोलने के बाद उसमें धनात्मक आवेश है कि ऋणात्मक आवेश, यदि धनात्मक आवेश होगा धनात्मक सॉल्व, ऋणात्मक होगा तो ऋणात्मक सॉल्व। इसमें क्या एमपी है? इसमें का उदाहरण जो एक नंबर में फंसता है, क्लियर है ना, इसमें अंतर आता है, इसमें उदाहरण आता है, वो वाला पार्ट छोड़ सकते हैं, वो ऐसे ही याद हो जाता है, वो आता भी नहीं है। तीसरा देखो, कोलाइड कणों की आकृति के आधार पर, किसके आधार पर? आकृति के आधार पर। चार प्रकार से वर्गीकरण कर दिया ये। सबसे पहला वर्गीकरण किसके आधार पर कर दिया? वो परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति, कि किसमें घोल रहे हो तुम। दूसरा उसमें आकर्षण बल के आधार पर। तीसरा वर्गीकरण आवेश के आधार पर। चौथा जो कर रहा है वो आकृति के आधार पर कर रहा है। किसके आधार पर वर्गीकरण? आकृति के आधार पर। कैसे आकृति? देखो, मान लो एकदम ध्यान से समझना ना, बहुआण्विक, एकदम छोटे छोटे कणों से मिलकर के ऐसा बना है आपका क्या? कोलाइड। तो उसको बोलेंगे बहुत सारे कणों से मिलकर बना, तो बहुआण्विक कोलाइड। क्या बोल दिया? ये बहुआण्विक कोलाइड। दूसरा होता है दीर्घाण्विक कोलाइड। दीर्घाण्विक कोलाइड का मीनिंग क्या है? कि ये जो अणु होंगे वो थोड़े से बड़े होंगे, क्लियर है ना, उनसे मिलकर यदि कोलाइड बना होगा तो उसको क्या बोलेंगे? दीर्घाण्विक। और तीसरा होता है संगुणित कोलाइड। मतलब देखो ऐसा बहुत सारा बहुआण्विक है, एक ये एक और बहुआण्विक कोलाइड है। अब ये दोनों आपस में जुड़ गए, समझ आ रहा है कि नहीं? ये इतना जो है, ये इतना, एक मिनट रुको, चलो इधर ध्यान दो, ठीक है। तो यहाँ पास क्या बोल रहा हूँ, ये इतना है और ये, तो ये दोनों के दोनों आपस में एक जगह मिल गए, संगुणित हो गए सब के सब। तो यहाँ पास जो कोलाइड बनेगा उसको क्या बोलेंगे? संगुणित कोलाइड। और संगुणित कोलाइड में ही हम लोग पढ़ेंगे मिसेल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मिसेल के बारे में, ठीक है। साबुन की कार्यविधि, क्रियाविधि, मिसेल निर्माण कैसे होता है। और यहाँ पास से वही मिसेल वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा एमपी है। साबुन की प्रक्षालन क्रिया को समझाइए या मिसेल की कार्य करने की क्रियाविधि को समझाइए करके। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो कोलाइड का हम लोग वर्गीकरण कितने आधार पर कर दिए हम लोग? 4 प्रकार से कोलाइड का वर्गीकरण, ठीक है। कितने प्रकार से किए हैं हम लोग? 4 प्रकार से। सबसे पहला वर्गीकरण किसके आधार पर किए है जी? परिक्षेपण माध्यम के आधार पर। किसके आधार पर? परिक्षेपण माध्यम के आधार पर। परिक्षेपण माध्यम के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण किसके आधार पर किए हो? किसके आधार पर? आकर्षण बल के आधार पर। किसके आधार पर? आकर्षण बल के आधार पर, ठीक है। उसके बाद वर्गीकरण जो हुआ है किसके आधार पर हुआ है? आवेश के आधार पर। किसके आधार पर? आवेश। और चौथा जो वर्गीकरण हुआ है वो किसके आधार पर हुआ है? आकृति के आधार पर। किसके आधार पर? आकृति के आधार पर। आकृति के आधार पर कितने प्रकार होता है? 3। कितना प्रकार होता है? 3। सबसे पहला बहुआण्विक, लाइन से याद रखना ना, सबसे पहला क्या है? बहुआण्विक। दूसरा होता है दीर्घाण्विक, बहुआण्विक हो गया, दीर्घाण्विक। और तीसरा है क्या? संगुणित कोलाइड। क्या है? संगुणित कोलाइड। आवेश के आधार पर कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, धनात्मक कोलाइड और एक ऋणात्मक कोलाइड। कोलाइड को ही क्या बोलते हैं? सॉल्व। तो धनात्मक सॉल्व या ऋणात्मक सॉल्व हो गया। आकर्षण बल के आधार पर कितने प्रकार का होता है बोलो हमें? 2 प्रकार का। एक होता है आपका द्रव स्नेही और एक होता है आपका द्रव विरोधी, या इसी को बोल देते हैं द्रव स्नेही। द्रव को क्या बोल सकते? जल स्नेही, जल विरोधी, ऐसे भी बोल सकते हो, क्लियर है। हाइड्रोफिलिक, फील करता है, स्नेह करता है, ऐसे करके याद रखना। फोबिक, डरता है, विरोधी है, डरता है, विरोधी, हाइड्रोफोबिक, क्लियर है। इंग्लिश नेम करके भी आ जाता है ना कई बार, लायोफिलिक, लायोफोबिक, लायोफिलिक, लायोफोबिक, क्लियर है। सबसे ज़्यादा एमपी कौन सा है? यही वाला है ना, हर हाल में इसको याद करना ही है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद परिक्षेपण माध्यम के आधार पर बहुत सारे प्रकार हो सकता है। हाइड्रोसॉल हो सकता है, बेंजोसॉल हो सकता है, एरोसॉल हो सकता है, एल्कोसॉल हो सकता है, समझ आ रहा है ना। अब हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले ये वर्गीकरण, फिर दूसरा इसको, फिर तीसरा, फिर चौथा,
क्लियर है, चारों वर्गीकरण को कंप्लीट करते हैं। क्लियर है, चलो सबसे पहले देखते हैं अब हम लोग वर्गीकरण में किसके आधार पर, आपका परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर, प्रकृति के आधार पर। मान लो आपका परिक्षेपण माध्यम, ठीक है, मान लो हमारा परिक्षेपण माध्यम क्या है, जल है, तो जो कोलाइड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोसॉल। क्या बोलेंगे, हाइड्रोसॉल। परिक्षेपण माध्यम मान लो एल्कोहल होगा तो क्या बोलेंगे जी, एल्कोसॉल। क्या बोलोगे, एल्कोसॉल। परिक्षेपण माध्यम मान लो क्या होगा, बेंजीन होगा तो क्या बोलोगे इसको, बेंजोसॉल। क्या बोलोगे, बेंजोसॉल। मान लो ईथर होगा तो क्या बोलोगे, इथेरोसॉल। क्या बोलोगे, इथेरोसॉल, इथेरोसॉल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। तो सबसे पहले परिक्षेपण माध्यम का प्रकार, ठीक है, तो इसमें कैसे लिखोगे, ध्यान से समझना। इस प्रकार के वर्गीकरण में कोलाइड तंत्र को परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यदि परिक्षेपण माध्यम जल होता है तो कोलाइड को हाइड्रोसॉल, यदि एल्कोहल होता है तो एल्कोसॉल, बेंजीन होता है तो बेंजोसॉल इत्यादि कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया। दूसरा देखते हैं हम लोग किसके आधार पर, आवेश के आधार पर। आकर्षण बल को थोड़ा सा बाद में पढ़ाऊंगा, पहले तो आवेश देखो, छोटा छोटा पहले कवर करते हैं ना। दूसरा है क्या, आवेश के आधार पर। पहला वाला हो गया, ये क्लियर है, हाइड्रोसॉल हो गया, बेंजोसॉल हो गया, एल्कोसॉल हो गया, ये सब टाइम पास, क्लियर है। इसके बाद ये वाला देखते हैं, आवेश के आधार पर। आवेश के आधार पर कितने प्रकार का होता है बोल रहा हूँ मैं, दो प्रकार का। एक होता है तुम्हारा धनात्मक कोलाइड, धनात्मक कोलाइड, और एक होता है आपका क्या, ऋणात्मक कोलाइड, ऋणात्मक कोलाइड। और दोनों में तुमको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना है। इसमें कोलाइड कण धनात्मक होते हैं, इसमें कोलाइड कण क्या होते हैं, ऋणात्मक। खत्म, परिभाषा क्लियर है। आवेश के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, इसमें धनात्मक आवेश होता है, इसमें ऋणात्मक। एग्जाम्पल याद करना है, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में पहला है धातु के जितने भी हाइड्रोक्साइड हैं, धातु के हाइड्रोक्साइड, धातु के जितने भी हाइड्रोक्साइड होंगे वो क्या होंगे, आपका धनात्मक कोलाइड। धातु के जितने भी ऑक्साइड होंगे, किसके ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड, वो भी क्या होंगे, आपके धनात्मक कोलाइड होंगे। उसके बाद आपका जितना भी क्षारीय पदार्थ होगा वो भी क्या होगा, आपका धनात्मक कोलाइड। और जो भी जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन, वो होगा क्या, आपका धनात्मक कोलाइड। इसके अलावा मेथिलीन ब्लू एक रंजक आता है, मेथिलीन ब्लू क्षारीय रंजक है, तो वो भी होगा आपका क्या, धनात्मक कोलाइड। क्या होगा, धनात्मक कोलाइड। क्लियर है कि नहीं। टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 और ये 5, ये पांचों याद रखना है। जैसे धातु का हाइड्रोक्साइड, जैसे एल्यूमिनियम धातु है, इसका हाइड्रोक्साइड AlOH3, समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। कैल्शियम क्या है, आपका धातु है, CaOH का ट्वाइस। ये सभी क्या है, आपके धनात्मक कोलाइड है। क्या है, धनात्मक कोलाइड। यहाँ तक देखो FeOH3 ऐसा दे दिया है, ये भी क्या है, आपका धनात्मक कोलाइड। मतलब इसको जब मैं क्या करूँगा, ऐसे घोलूंगा, इसका कोलाइड विलयन बनाऊंगा, तो इसमें कोलाइड का जो चार्ज आएगा, क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। समझ आ रहा है कि नहीं, याद रखना है ना, बहुत ज़्यादा MP है। धातु के हाइड्रोक्साइड, धातु के ऑक्साइड, क्षारीय पदार्थ, मेथिलीन ब्लू और हीमोग्लोबिन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है किसके बारे में, ये मेथिलीन ब्लू के बारे में, एक बार आ गया है हीमोग्लोबिन के बारे में। क्लियर है, ये धनात्मक है कि ऋणात्मक, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़े, नेक्स्ट है आपका क्या, ऋणात्मक कोलाइड। और ऋणात्मक कोलाइड में आपको उदाहरण में याद रखना है, ऋणावेशित होते हैं, जैसे धातु के कोलाइड, किसके कोलाइड, धातु के कोलाइड। यहाँ पास बोला था धातु का हाइड्रोक्साइड, केवल धातु बोला था क्या, नहीं, इसमें केवल धातु आएगा। जैसे ऑरम है, जैसे Fe है, इनका तुम लोग डायरेक्ट घोलोगे तो कौन सा आवेश वाला बनेगा, ये ऋण आवेश वाला। कौन सा वाला बनेगा, ऋण आवेश वाला। यहाँ तक क्लियर है। धातु सल्फर, धातु सल्फर के कोलाइड, धातु सल्फर के कोलाइड, जैसे कि AH2S3, AH2S3 ऐसा टाइप का रहेगा। मतलब कोई धातु है, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ हो, मान लो आपका सल्फर जुड़ा हुआ हो। क्या जुड़ा हुआ हो, सल्फर। इसके अलावा तुम्हारा स्टार्च है, जिलेटिन है, उदाहरण दिया था ना स्टार्च का, जिलेटिन का, गोंद है, मिट्टी है, ये सब के सब क्या होता है, ऋणात्मक कोलाइड। क्या होता है, ऋणात्मक कोलाइड। यहाँ तक क्लियर है। इसके अलावा इसमें यदि क्षारीय पदार्थ लिए तो इसमें क्या लिखोगे, अम्लीय पदार्थ। क्या लिखेंगे, अम्लीय पदार्थ। यहाँ तक समझ आया कि नहीं।
तो धातु के ऑक्साइड, धातु के हाइड्रोक्साइड, क्षारीय पदार्थ, मिथिलिन ब्लू, और लास्ट में क्या था, हीमोग्लोबिन। इतना जिसमें रहेगा वो क्या है तुम्हारा धनात्मक। इसको छोड़ करके जैसे कि धातु के सल्फाइड, और केवल धातु हो यदि स्टार्च आ गया, गोंद आ गया, मिट्टी आ गया, ठीक है ना, अम्लीय पदार्थ आ गया, ये सब क्या रहेंगे, ऋणात्मक कोलाइड। क्या रहेंगे, ऋणात्मक कोलाइड। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर या 2 नंबर का, एग्जाम्पल को दे दिया रहेगा ये धनात्मक है कि ऋणात्मक। गोंद को पूछा इसमें बार बार, और मिट्टी वाला तुम्हारे में एग्जाम्पल आएगा ही आएगा, ठीक है। जब डेल्टा निर्माण का प्रक्रिया पढ़ोगे ना तो धनात्मक होता है कि ऋणात्मक। स्टार्च के बारे में बार बार पढ़ेंगे, स्टार्च प्लस जल बोले तो ऋणात्मक कोलाइड बनाता है कि धनात्मक, तो ऋणात्मक बनाता है। जिलेटिन पढ़ोगे धनात्मक बनाता है कि ऋणात्मक, तो ऋणात्मक बनाता है। समझ आ रहा है ना। तो एग्जाम्पल पूरा याद होना चाहिए, धनात्मक कोलाइड का कौन सा और ऋणात्मक कोलाइड का, वही क्वेश्चन बस करता है। क्लियर है। तीसरा जो वर्गीकरण है वो किसके आधार पर है, आपका आकर्षण बल के आधार पर। किसके आधार पर, आकर्षण बल के आधार पर, ठीक है। कि परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य कौन सा आकर्षण बल है, उसके आधार पर कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का, ठीक है। किसके किसके मध्य आकर्षण बल बोला हूं मैं, परिक्षिप्त प्रवस्था व परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम, ये दोनों के आधार पर ध्यान से समझना, दोनों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का। एक तो होता है आपका द्रव स्नेही, या इसे बोलते हैं द्रव रागी, द्रव स्नेही या द्रव रागी कोलाइड विलयन। और एक होता है क्या, द्रव विरोधी या द्रव स्नेही हो गया, या फिर क्या हो गया तुम्हारा, द्रव विरोधी या हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक कोलाइड विलयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक कोलाइड विलयन। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक कोलाइड विलयन, हाइड्रोफिलिक कोलाइड विलयन, कोलाइड विलयन। क्लियर है। चलो शुरुआत करें क्या, दोनों में क्या क्या कहानी है। देखो पहले हम लोग द्रव स्नेही के बारे में पूरा प्रॉपर पढ़ेंगे, और उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, द्रव विरोधी। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये रहेगा कि इसमें परिक्षिप्त प्रवस्था, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम, क्षेपण के माध्यम, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य में क्या होता है, पर्याप्त आकर्षण बल होता है। क्या होता है, पर्याप्त आकर्षण बल होता है। सबसे पहले ये याद रखना है, पर्याप्त यदि इसके मध्य में आकर्षण बल है, ठीक है ना। अच्छा, इसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है, यानी कि इसको आसानी से बनाया जा सकता है। आकर्षण बल यदि दोनों में है, ध्यान समझना, ऐसा समझो स्टार्च है वो पानी में घुलना चाह रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं, और पानी उसको घोलना चाह रहा है, आकर्षण बल है दोनों में, तो आसानी से ही बनेगा ना, तो आसानी से इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। यदि ये आसानी से बन रहा है मतलब क्या होगा, ये स्थायी होगा। क्या होता है, ये स्थायी होता है। क्लियर है ना। अच्छा, यदि ये स्थायी है तो इसमें ध्यान समझना, बाहर से कोई स्कंदन करने वाला पदार्थ डालूं तो ये आसानी से अलग हो जाएगा क्या, नहीं, यानी कि स्कंदन आसानी से इसमें होता नहीं है, स्कंदन आसानी से नहीं होता, स्कंदन आसानी से नहीं होता है। और यदि स्कंदन इसमें आसानी से नहीं होता है, मान लो चलो बाई चांस यदि स्कंदन हो भी गया, मान लो बाई चांस इसमें स्कंदन हो भी गया, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना ना, पुनः कोलाइड विलयन बनाना रहेगा, ठीक है, ध्यान समझना। ऐसे बताऊं मैं, स्कंदन आसानी से पहले तो होगा नहीं, यदि स्कंदित हो भी जाए तो फिर से यदि परिक्षेपण माध्यम को मिलाऊं मैं, तो फिर से ये जो कोलाइड विलयन है उसको बना सकता हूँ। आसानी से पहले टूटेगा तो नहीं, और मान लो बाई चांस टूट गया, मान लो बाई चांस टूट गया, तो फिर से इसको आसानी से बनाया जा सकता है। मतलब पुनः अवस्था, मान लो यदि स्कंदन हो गया, यदि स्कंदन हो गया तो पुनः बनाया जा सकता है। मतलब उत्क्रमणीय होता है। क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है। क्या होता है, उत्क्रमणीय। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। मान लो इसमें से जुड़ करके बना, मान लो टूटा भी, ठीक है, तो फिर से ये बन जाएगा। क्लियर है ना। जैसे स्टार्च प्लस जल है, स्टार्च प्लस जल है, दोनों मिलकर क्या बनाया, सॉल बनाया, इसमें कोई स्कंदन कारक डाला तो ये टूट गया फिर से इसमें, तो ये टूट गया, चूंकि आकर्षण बल है तो फिर से ये बना लेगा।
समझ आया कि नहीं? क्लियर है? यहाँ तक समझ आया? तो ये हो गया तुम्हारा किसका कहानी, द्रव स्नेही का। किसका कहानी, द्रव स्नेही। इसका जस्ट अपोजिट, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य पर्याप्त आकर्षण नहीं होता, इसको आसानी से बनाया नहीं जा सकता, इसको आसानी से बनाया नहीं जा सकता। बनाने के लिए विशेष विधि का उपयोग करेंगे। ये स्थायी नहीं होता, ये क्या होता है, अस्थायी होता है। और इसका आसानी से स्कंदन नहीं होता बोला, तो इसका आसानी से स्कंदन हो जाता है, इसका आसानी से स्कंदन हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? इसका आसानी से स्कंदन हो जाता है। और ये यदि इसका स्कंदन हो गया तो, ठीक है, ध्यान समझना, यदि इसका स्कंदन हो गया तो इसको पुनः बनाया जा सकता था, लेकिन यदि इसका एक बार स्कंदन हो गया तो इसको पुनः आसानी से बनाया नहीं जा सकता। मतलब ये कैसा प्रक्रम है, अनुत्क्रमणी है। क्या है, अनुत्क्रमणी। क्लियर है कि नहीं? कितना अंतर हो गया, 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर है? 5 हो गया। छठवां इसका उदाहरण लिख सकते हो तुम लोग। किसका लिख सकते हो, स्टार्च का कोलाइड हो गया, गोंद का कोलाइड हो गया। स्टार्च का बताया ना मैं, स्टार्च का कोलाइड, स्टार्च सॉल्ट। और किसका बोला हूँ मैं, गोंद का। किसका, गोंद का कोलाइड, गोंद का कोलाइड। इसमें उदाहरण लिख सकते हो स्वर्ण कोलाइड का, ठीक है, स्वर्ण कोलाइड और सल्फर कोलाइड। क्या लिख सकते हो, सल्फर कोलाइड। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया? क्या है, सल्फर कोलाइड। ठीक है, तो इसके आगे का एक और प्रकार बचा है कोलाइड का वर्गीकरण, उसको कल के क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।